जय हिंद फ्रेंड्स। और ये हमारा चौथा वीडियो बेसिकली जा रहा है, तीसरा वीडियो जा रहा है ये आपका। और इसमें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन बच गए थे, है ना। और थोड़ा सा मोबाइल, ये क्या नाम है, हमारा जो टैब है थोड़ा सा हैंग कर रहा था। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से आते हैं और 10 नंबर से आगे चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से हम आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमने अभी आपको बताया था बी एन राव सर को ड्राफ्ट करने का जो है। और उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 11 में हम आए थे और रैंडम क्या हुआ था कि हमारा मोबाइल थोड़ा सा, ये जो टैब है वो थोड़ा सा हैंग कर गया था। तो अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बताया था कि ये बी आर अम्बेडकर ने जो है, बेसिकली बी आर अम्बेडकर ने जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने जो है क्या किया था, पेश किया था। तो अब बात आती है कि बी आर अम्बेडकर का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं और ये देखेंगे कि भाई बी आर अम्बेडकर का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो वर्क कैसे करता है। तो हम आते हैं अपने पेज पे और यहाँ पे हम चीजों को डिस्क्राइब करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लिख लो बी आर अम्बेडकर, सॉरी बी आर अम्बेडकर नहीं, यहाँ पे डालो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या डालोगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। लिख लो बेटा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव से क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेट याद रखो, 13 दिसंबर 19 जो है आपका 1946 में जो है आपका ये जो है याद रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 में जो है ये आपका, ये आपको याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 में जो है आपका ये आया है। और ये किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और ये संविधान का जो संरचना है, संविधान की जो संरचना है, संविधान का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली संविधान की संरचना, संविधान का जो ढांचा आप कह सकते हो, इसको जो है कहीं ना कहीं मेंटेन करने का प्रावधान किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। तो संविधान सभा में ही कहा गया था कि एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाए। तो संविधान सभा ने इसी के कहने पे, यानी संविधान सभा ने ये बात करी थी उद्देश्य प्रस्ताव में कि एक स्वतंत्र यानी एक स्वतंत्र जो है और क्या, संप्रभु, संप्रभु, है ना। स्वतंत्र और संप्रभु मतलब एक फ्री और एक आपका सोवरेन, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करी गई थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई थी, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की जो शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं, अभिन्न अंग हैं तथा सरकार के सभी अंग और भारत की जो जनता है वो सब होगी। यानी कहने का मतलब इसमें ये कहा गया था कि स्वतंत्र भारत के सभी शक्तियां, अधिकार और इसके जितने भी अंग हैं, सरकार के सभी अंग के स्रोत भारत की जनता होगी। कितनी बड़ी बात करी गई थी, ये आप समझ पा रहे होंगे कि भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाए, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता और विचार की अभिव्यक्ति आदि का गठन और भ्रमण विश्वास कि लोगों जो लोक नैतिकता है उसको बिलीव किया जाए। कितनी बड़ी बात कही गई थी भाई कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक अधिकार होने चाहिए, आर्थिक रूप से, है ना। ये नहीं कि 1/4 इकोनॉमी केवल अंबानी अडानी जो है डील कर रहे हैं, है ना। तो संविधान का धज्जियां उड़ा के रखा हुआ है इस समय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना। मतलब एक व्यक्ति गरीब है तो महागरीब है, एक अमीर है तो महाअमीर है। ये कौन सी कॉन्सेप्ट है, कैसे भाई नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे बंटवारा कर रहे हो आप। और इसमें ये भी कहा गया था जितने भी माइनॉरिटी हैं, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई बताओ संविधान की जो बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें से निम्नलिखित में से कौन से चीजें नहीं थी। तो आपको ये पता है कि माइनॉरिटी की इसमें कवायद करी गई थी, जो ओबीसी है, ओबीसी की बात की गई थी। और जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनको क्या करना चाहिए, सबको सभी को सुरक्षा देनी, सभी को सुरक्षा देना, ये आपका जो है वो होगा, को सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया था किसमें, आपके उद्देश्य प्रस्ताव में। और संघ की एकता की बात की गई थी, संघ की एकता की बात की गई थी। याद रखना संघ की एकता किसमें होगी, आपका जानते हो जो आर्मी है,
है ना, जो नेवी है और जो एयरफोर्स है ना, इन सबको क्या करना है, न्याय और विधि द्वारा भू क्षेत्र को क्या करना है, प्रिजर्व करना है या उसकी प्रोटेक्शन करनी है, ये बात यहाँ पर की गई थी। और भारत को विश्व में उचित स्थान दिलाने की बात की गई थी। और आप जानते हैं ये सारी बातें जो मैंने ऊपर बताई हैं, इनको संविधान ने 22 जनवरी 1947 में इनको इंक्लूड करने की बात की गई थी। 1947 में इसको इंक्लूड करने की बात की गई थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आई होप सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 11 नंबर कह रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आपको पता है कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो कौन थे। तो आपको ये पता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे बेसिकली वो संविधान सभा में अस्थायी तौर पे यानी टेम्परेरी बेस पे क्या बने थे, आपके जो है प्रेसिडेंट बनाए गए थे। प्रोविजनल या टेम्परेरी बेस पे आप कह सकते हो। और आप जानते हो इनको 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 में, किसकी, मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जब बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था, क्योंकि फ्रांस में क्या था, फ्रांस के संविधान से हम थोड़ा प्रभावित थे। और संविधान उसमें फ्रांस में क्या था कि जो व्यक्ति ज्यादा एजेड होता था उसी को हम चीफ बना देते थे। तो ये सबसे वयोवृद्ध थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को उठाया गया, बना दिया गया। 2 दिन में इनकी ये टेम बोल जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, भगवान को प्यारे होते हैं। तो इनकी जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा लगाना है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रथम अस्थायी, तब भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लगाना है। लेकिन अगर कहीं पूछ ले कि संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष, तो आपको लगाना होगा किसको, बेसिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है। एच.सी. मुखर्जी, तो पहला पॉइंट तो एकदम सही है। फिर एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये भी बात एकदम सही है। याद रखिएगा एच.सी. मुखर्जी यानी जो एच.सी. मुखर्जी हैं ये, और इनके साथ में एक बंदा और है जिसको है जो चीफ बनाया जाता है। किसका चीफ बनाया जाता है, याद रखिएगा इन लोगों को चीफ बनाया जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो उप अध्यक्ष जो आप कहते हो जिसको, तो बनाया गया था। तो 2 लोग थे, एक तो तुम्हारे हो गए कौन, एच.सी. मुखर्जी, और एक बंदा और है उसका अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो भी थे जो उपाध्यक्ष बने थे, है ना। तो हम आगे बता देंगे आपको, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये बात, हाँ ये देखिए बता रहा हूं मैं, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमचारी, टी.टी. कृष्णमचारी। तो टी.टी. कृष्णमचारी जो है ये, और प्लस कौन, एच.सी. मुखर्जी, ये दोनों लोग उपाध्यक्ष बने थे। किसके, आपके जो संविधान सभा है, मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो दोनों एक से राइट हो जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड मेक एनी प्रोविजन ऑफ एक्सेप्ट एनुअल। यहाँ पे आप समझिएगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से, क्वेश्चन को मैं अभी डील कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। बात समझ में आ रही भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द जो है अथॉरिटेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपकी हिंदी लैंग्वेज, और फिर लेटर प्रोविजन ऑफ द रिगार्ड मेड 1978। तो ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है, तुमसे डिमांड क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कंसीडर करना है ये जो स्टेटमेंट है। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अथॉरिटेटिव टेस्ट इन हिंदी। तो ये कह रहा है कि जो तुम्हारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन टू रिस्पेक्ट इन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन दी हिंदी लैंग्वेज। ये बात एकदम जो है आपकी करेक्ट है, यानी कि हिंदी भाषा में आपका नहीं था। लेटर मतलब बाद में क्या किया गया था, ये प्रोविजन किया गया कब, 1978 में नहीं किया गया था, याद रखिएगा 1987 में किया गया था। और 1987 में जो है 78 में 1987 में जो है एक्ट बेसिकली आता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या था कि ये जो 1978 है, ये 1978 में ना करके ये आपका जो है एक्ट आया था, 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था
1987 में। तो इस समय जो है इसको क्या किया गया था, लेटर ऑन इसको ऐड किया गया था। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि जब हमारा ओरिजिनल संविधान बना था तो उसका कोई प्रोविजन नहीं था अथॉरिटेटिव कि इसको हम हिंदी लैंग्वेज में चेंज करें, लेकिन बाद में लेटर 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ और 1987 में इसको लैंग्वेज हिंदी में जो है कन्वर्ट किया गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से पढ़ लो। वही क्वेश्चन है बेसिकली जो पिछला अब हमने किया है, लगभग वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग डील करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटेटिव ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन हिंदी लैंग्वेज, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल cause to publish the under his authoritative translation Hindi of every amendment of the constitution of the English। यार देखो, अभी आपने अगर द्रौपदी मुर्मू मैम को देखा हो तो द्रौपदी मुर्मू मैम ने अभी मैथिली भाषा में जो है मैथिली संथाली भाषा में क्या किया है, संविधान की प्रति एक क्या करिए, अनाउंस करिए। तो ये होता है करंट अफेयर पढ़ने से। तो ये दोनों आंसर सही हैं भाई, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। और आप याद रखिएगा आर्टिकल जो हमारा है 394 का ए सब क्लॉज ये डिफाइन करता है कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो प्रोवाइड करेगा कॉज ऑफ पब्लिश अंडर द अथॉरिटी। तो संविधान का जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में उसको क्या करता है, डेवलप करता है। तो द ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी विच शैल बी डीम्ड इट टू बी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। और फिर हम देखेंगे द ट्रांसलेशन हिंदी इज एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश। तो ये जो आपका हुआ है ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है ये भी जान लो। ये देखो आपका ये वाला जो आंसर है इसका 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1987 में हुआ। ये बात देखो, ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन रिस्पेक्ट टू द अथॉरिटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन इन हिंदी लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अभी मैंने आर्टिकल इसके लिए क्या बता दिया था, देखो 394 ए। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 394 ए, है ना। फिर अगर हम बात करें किस जो है आपके बेसिकली किस पार्ट में है, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस पार्ट में ये जो है आपका रखा गया है, तो लैंग्वेज वाला पार्ट क्या था, 22 था ना। तो पार्ट 22 कहाँ पे है, यहाँ पे पार्ट 22 यही तो है, बस डी वाला मार दो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने आज लगभग 17 एक और क्वेश्चन बचा है, इसको भी डील कर लो। 17 भी डील कर लो। 17 कह रहा है इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, दोनों ऑप्शन सही होंगे। पता है क्यों दोनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि वही चीज जो ऊपर आपने पढ़ी है उसी की बात यहाँ पर करी गई है। दोनों चीजें देख लीजिएगा, सेम एज क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन हमने डील किए। आई होप ये तीसरा वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है क्या कर दिया है, एकदम बायोडेटा एकदम क्लियर कर दिया है, चीर हरण किया गया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 इसके शॉर्ट्स में डालने जा रहा हूँ, उनको देख लो। जितनी भी आपकी कमेटियां बनी हैं उनको हम एक साथ में ले जाकर के डाल देंगे, और मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम एक साथ अभी डाल देंगे, और तो उनको और क्लैरिटी हो जाएगी। इसके लिए आप जो है हमारा चैनल फॉलो कर लो, वहां पे चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।